प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। बच्चों, आज हम आपके लिए 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। पूरी बुक के पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप इनको देखिए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर जो है इस संबंध आर में इस तरीके के एलिमेंट पड़े हैं ए कोमा बी, इस ऑर्डर पेयर के, ठीक है ना। और ये ऑर्डर पेयर कहां से बिलोंग करता है? जेड क्रॉस जेड से, जिसमें पहला एलिमेंट ए जो है वो इस वाले जेड से है और दूसरा एलिमेंट वो इस वाले जेड से है, दोनों एक ही जेड ही। और ये इसमें कंडीशन क्या लगाई? सच दैट ए माइनस बी 2 से विभाजित हो, यानी ए और बी में कैसा रिलेशन है कि ए माइनस बी जो है वो 2 से विभाजित हो। ये एक तुल्यता संबंध है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तुल्यता प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें प्रूफ करनी होती हैं। सबसे पहला, आपको इसको समतुल्य संबंध प्रूफ करना पड़ेगा। तो समतुल्यता के लिए चलते हैं ना। समतुल्यता के लिए, समतुल्यता के लिए अब समतुल्यता के लिए अगर हमें इसको समतुल्यता प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक एलिमेंट एक सेट में से उठा करके चलना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम एक एलिमेंट उठा करके चलेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट। हमने मान लीजिए हमने एक एलिमेंट उठा लिया, माना माना सिंगल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड दिया है उसने, तो जेड ही देख लेते हैं ना। तो जेड में से हमने एक एलिमेंट उठाया और ये इस तरीके से उठाया, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि देखिए, इसको हमें इस प्रकार दिखाना है कि ए कोमा ए, जब मैं ए का ए से रिलेशन लगाऊं तो वो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए कोमा ए से अगर ये ए कोमा ए को मैं रिलेट कराता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा? ए माइनस ए हो जाएगा। ए माइनस ए का क्या मतलब होता है? जीरो। और जीरो तो 2 से विभाजित है। जीरो तो सबसे विभाजित होता है किसी भी नंबर से, है ना। तो जीरो तो 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब तो बात सही है बिल्कुल। जीरो 2 से विभाजित है, इसका मतलब है कि ए कोमा ए जो है वो इस आर सेट में है, यानी ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, ठीक है ना। तो ये आर जो हो जाएगा, अतः संबंध आर समतुल्य हो जाएगा। अतः संबंध आर समतुल्य संबंध हो जाएगा। अतः संबंध आर समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम, समतुल्यता हमने प्रूफ कर दी। इसके बाद आती है सम्मितता। सम्मितता सम्मितता के लिए हमें 3 चीजें दिखानी है। एक तो समतुल्य दिखाना है, सम्मित दिखाना है और संक्रमक दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए, सम्मितता के लिए चलते हैं। सम्मित में हमें 2 एलिमेंट उठा करके चलने पड़ेंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट उठाया था ए, यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट उठाने, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। हमने 2 एलिमेंट जेड में से उठा लिए, पहले सेट में से, पहले सेट में से हमने दोनों एलिमेंट उठा लिए। अब अगर ए कोमा बी ये दोनों इस प्रकार हैं, यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, इस प्रकार हैं, ये दोनों एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, इस प्रकार हैं कि ए कोमा बी तो आर से बिलोंग करना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी तो 2 से विभाजित है, होगा। 2 से विभाजित, 2 से विभाजित है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अब अगर ये सम्मित है, यानी सम्मित, इसको सम्मित प्रूफ करने के लिए हमें इसका उल्टा यानी बी कोमा ए को भी आर में दिखाना पड़ेगा। तो बी कोमा ए के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, बी माइनस ए। हमने इसमें से क्या किया? देखो, ए माइनस बी 2 से विभाजित है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 2m, जहां m जो है कोई इंटीजर कह लो, है ना, कोई इंटीजर है, या जो है जेड से डिनोट कर लो या आई से डिनोट कर लो, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 2m। 2m का मतलब यह है, चलो m कोई भी इंटीजर हमने मान लिया भाई, a माइनस बी 2 से विभाजित है तो 2 से विभाजित होकर कुछ तो आया होगा। हमने कहा कि वो m आया, तो हम इसको 2 गुना m लिख सकते हैं a माइनस बी को। अब देखिए, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए इक्वल्स टू 2m। ये माइनस में m में पहुंचा दूंगा तो b माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा माइनस m, ऐसे लिख सकता हूं। तो देखिए, b माइनस ए भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। तो b माइनस ए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इससे ये कह सकता हूं कि b माइनस ए भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। और अगर ये भी 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि b कोमा ए भी r से बिलोंग करता है। इसका मतलब संबंध r जो है वो सम्मित संबंध भी है। अतः संबंध r सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक है ना। ये सम्मित संबंध भी हो गया। अब हमें इसे प्रूफ करना है संक्रामक। अब संक्रामक के लिए हमें इसे देखना है। संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट उठा करके चलने पड़ते हैं। तो हमने माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंगिंग टू जेड, हमने जेड से ये 3 एलिमेंट उठा लिए कोई, ठीक है ना। और ये इस प्रकार होने चाहिए,
इस प्रकार हैं कि a कोमा बी भी R को बिलोंग करना चाहिए, a कोमा बी भी R को बिलोंग करना चाहिए, a कोमा बी बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी 2 से विभाजित है। इसका मतलब तो ये हुआ a माइनस बी 2 से विभाजित है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 2m, है ना। इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं। और इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि b कोमा सी भी R को बिलोंग करना चाहिए। अगर b कोमा सी R को बिलोंग करेगा तो b माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। तो मैं उसको लिख सकता हूं b माइनस सी इक्वल्स टू 2n, जहां m भी कोई इंटीजर है और n भी कोई इंटीजर है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक है, ठीक है ना। ये आपकी समीकरण 2 बन गई। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से मुझे a कोमा सी बिलोंगिंग टू R दिखाना है किसी भी तरीके से, अगर मुझे इसको संकर्मक बनाना है। तो संकर्मक मुझे बनाना है क्योंकि मुझे तुल्यता संबंध बनाना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूंगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा, a माइनस सी। और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी तो 2m प्लस 2n, 2 कॉमन m प्लस n आ गया। अब देखिए a माइनस सी भी 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ गया यहाँ पे। अब इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ 2 से हो जाएगा इजीली। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a कोमा सी बिलोंगिंग टू R। आपको संकर्मक के लिए क्या लेके चलना पड़ता है, 3 एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि a कोमा बी बिलोंगिंग R होना चाहिए, b कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए R को, और इन दोनों के बाद अगर a कोमा सी R को बिलोंग कर गया तो ये संकर्मक होगा R, और अगर ये R से बिलोंग ना किया तो ये जो R है संबंध वो संकर्मक नहीं होगा। अतः संबंध R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और जब ये संक्रामक हो जाएगा तब, अब ये तीनों हो गया है ना, ये हमने इसको समतुल्य भी प्रूफ कर दिया और ये सम्मित भी हो गया और ये संक्रामक भी हो गया, ठीक है ना। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः संबंध R जो है वो क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था और मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 कब है, जब एक्स 3 के बराबर नहीं है, और जब एक्स 3 के बराबर है तो ये फंक्शन 0 है। द्वारा परिभाषित फलन की एक्स बराबर 3 पर सांत्यता तथा अवकलनीयता की हमें जांच करनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहें तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, एच वाले तरीके से आप इसको कर लेंगे। अदरवाइज देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल तो ये 2 नंबर में है तो आप इसको 5 नंबर में है तो 5 नंबर में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन 5 नंबर में मैंने ये आपको वीडियोस, क्योंकि ये लास्ट ईयर में भी आया हुआ है, मैंने वहाँ भी आपको ये कराया है, शायद 324 BC कोड में आया हुआ है, आप वहाँ पर देखना इसको। वहाँ मैंने दूसरे तरीके से कराया है, यहाँ मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास ये फंक्शन है, तब इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करके लिखेंगे, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो फंक्शन है मोड वाला, एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 पर ये है और एक्स इक्वल्स टू 3 पर ये है। अब एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 3 पर अगर ये कह रहा है कि फंक्शन ये है, तो 3 के जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो फंक्शन मेरा कुछ और होगा, और जब 3 से बड़ी होगी तो फंक्शन मेरा कुछ और होगा, यहीं से बनेगा वो, ठीक है ना। तो इस मोड से ही वो बनाएंगे हम। पहले मैं आपको मोड की एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, आपको पता भी होगी, आप जानते भी होंगे। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोड x है मेरे पास कोई, ये मोड x की वैल्यू 2 हिस्सों में बढ़ती है। ये मोड x पॉजिटिव होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, और ये मोड x निगेटिव होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन टू 0 हो, ठीक है। ये मोड की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसी डेफिनेशन को हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए x 3 नहीं है तो या तो 3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा, बराबर के लिए तो इसने 0 डिफाइन कर दिया है ना। अब हम 3 से छोटे के लिए देखेंगे, तो मेरा फंक्शन ये कहता है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी है। अब अगर 3 से छोटी है मतलब देखो यहाँ तो ये 3 है, यहाँ तो ये 3 है, यहाँ 0 है, जब 0 से छोटी होगी तो फंक्शन निगेटिव होगा, ये जो मोड के अंदर चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो ये मोड के अंदर जो है ये पूरा निगेटिव होगा, तो ये पूरा निगेटिव दे दूंगा मोड के अंदर वाला, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। ये कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, अब x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तो ये ऊपर वाला जो था x माइनस 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में सेम रहेगा x माइनस 3 ही, है ना। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो ये ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ मोड चेंज होगा, ये नहीं चेंज होने का, ठीक है ना।
और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो यही ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ हुआ था, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो ये पॉजिटिव था, 0 से छोटी थी तो ये निगेटिव था। यहाँ पे 3 के इर्द गिर्द बात चल रही है ना, तो 3 से छोटी होगी तो ये निगेटिव होगा ऊपर वाला, और 3 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगा ऊपर वाला। और एक चीज तो इसने दी है कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये फंक्शन मेरा 0 होगा, ठीक है ना, पूरा फंक्शन ये बना। अब यहाँ से देखिए इस फंक्शन को ही हम दोबारा एक और बार लिखेंगे, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा तो कितना आएगा, -1। तो ये फंक्शन -1 होगा जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। और मैं ये वाली बीच में लिख दे रहा हूं, x इक्वल्स टू 3 पर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 पर ये 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन इससे कटेगा, 1 बचेगा, है ना, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ओवरऑल आपका फंक्शन ये बना, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये, 3 पर ये, और 3 से बड़ी पर ये। यहां से आपके लिए करना आसान हो जाएगा। देखिए मैं यहीं पर करा देता हूं आपको इसको, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू। अब जब 3 से छोटी वैल्यू है x की तो फंक्शन मेरा क्या है, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो मेरा फंक्शन जो है ये fx, जो मेरा ये फंक्शन है fx, ये क्या है, -1 है जब 3 से छोटी वैल्यू है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और ये रख देंगे हम यहाँ पे -1। अब यहाँ पे x की तो कोई वैल्यू बची ही नहीं, जो हम 3 पुट करें तो ओवरऑल मेरे पास -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू 3 से बड़ी। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो मेरा फंक्शन क्या होगा, ये मेरा फंक्शन ये होगा 1। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा +1, और +1 का ये 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको मुझे सतत प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल प्रूफ करनी थी, तो ये तो दोनों अलग अलग आई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो तो मेरा फंक्शन उस वैल्यू पर सतत नहीं होगा। अतः ये फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन f x x बराबर 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। और उसने कहा है कि अवकलनीयता भी चेक करो, और अवकलनीयता के लिए आप एक बात जानते होंगे कि कोई फंक्शन जो किसी वैल्यू पर अवकलनीय होता है वो उस बिंदु पर सतत भी होता है। एक थ्योरम है आपकी बुक में ये कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी है, सतत भी होगा उस पे वो। तो जब ये सतत ही नहीं है तो ये अवकलनीय कैसे हो जाएगा, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए सतत होना जरूरी है। x बराबर 3 पर ये सतत नहीं है तो फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। अब हम यहां पे लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है अतः यह अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। और ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। एक तरीका तो इसका ये है, फंक्शन को छोटा करके बना लो और फिर इस तरीके से कर लो, बहुत आसान पड़ता है। अगर आपको मोड की प्रॉपर्टी ये इजी समझ में आती है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। और एक तरीका वो मैंने 324 BC कोड में 2023 में वो आया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं सही लग रहा तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सिद्ध कीजिए, ये आपका डिटर्मिनेंट है और इसको हमें ये प्रूफ करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल सिलेबस से हट चुकी है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब नहीं है। लेकिन 2023 में 2024 में भी वो नहीं थे आपके सिलेबस में, फिर भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहे थे। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, और इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया है जो कि इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना, उसको भी आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 2023 में आया हुआ है, AX कोड में ही है वो, ठीक है, उसको आप जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं लिख लेता हूं पहले, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलेंगे। आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेना पहले तो, है ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के बाद आप फिर पहले पूरा जू का तू ये लिख लेना, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें चूंकि x माइनस वाई बनाना है और y माइनस जेड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, x माइनस वाई बन जाएगा, इसमें भी x माइनस वाई बन जाएगा, इसमें भी x माइनस वाई बन जाएगा, जेड से जेड कट करके। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई बनाते हैं पहले। तो हमने कहा कि R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, एक ऑपरेशन ये लगाया,
और R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3 किया, क्योंकि हमें y माइनस जेड भी चाहिएगा। तो दो ऑपरेशन हमने एक साथ लगा दिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई, क्योंकि इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो जेड से जेड कट करके y माइनस एक्स बचेगा, और y माइनस एक्स में आप बाद में माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3 है, तो इसमें से अब ये पूरी रो घटानी है आपको, तो y में से z घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए पहली रो में से आप x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, दूसरी रो में से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। क्यों? यहाँ पे x माइनस वाई है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपके याद हो तो। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो भी x माइनस वाई बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R1 में से x माइनस वाई और R2 में से y माइनस जेड, उभयनिष्ठ लेने पर या लिख दो कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड ये तो आ गए बाहर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे y प्लस जेड बचा, यहाँ पे -1 बचा, क्योंकि y माइनस जेड कॉमन लिया हमने माइनस कॉमन लेकर के, और ये सेम है z, ये सेम है जेड स्क्वायर, ये सेम है x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या करना है, अब हो सकता है 2 जीरो बना लो और फिर सॉल्व कर दो, आसान पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं ताकि जीरो बन जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटा देंगे, R1 टेंडिंग टू, एक बार और R1 में से R2 घटा देंगे ताकि 1 माइनस 1 जीरो बन जाए, आसान पड़ेगा। ये दो फैक्टर तो सेम है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखो वन में से 1 गया जीरो, x प्लस वाई में से वाई माइनस वाई प्लस जेड घटाएंगे तो y से y कटेगा, x माइनस जेड आ जाएगा, और 1 से ये -1 से 1 घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, जू का तू, y प्लस जेड बचा, -1 जेड, जेड स्क्वायर और x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसमें से क्या करते हैं हम, जो आपकी R1 है उसमें से x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, चाहे तो x माइनस जेड कॉमन ले लो या z माइनस एक्स कॉमन ले लो। तो मान लो हमने z माइनस एक्स ही कॉमन ले लिया, तो वहाँ पे क्या बचेगा 0 -1, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर के तब z माइनस एक्स बनेगा, z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप, कुछ भी, ठीक है ना। तो पूरी रो में से z माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया, यहाँ पे जीरो ही है, ये 1 बचा, ये y प्लस जेड है आपके पास, और ये -1 है, ये 1 है, ये जेड स्क्वायर है, और ये x प्लस वाई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब पहली रो के सापेक्ष इसका हम प्रसार कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग टू R1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और देखिए पहला जीरो, क्योंकि जब हम जीरो पहली रो के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो जीरो के इंटू में ये गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पहली बार जीरो रहेगा तो उसके उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आए वो जीरो ही हो जाएगा। फिर माइनस आता है, फिर -1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ दो, x प्लस वाई की 1 में मल्टीप्लाई करिए, x प्लस वाई आएगा, फिर माइनस लगाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये क्या, सॉरी यहाँ से काउंट क्या हुआ था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 1 बनेगा, यहाँ पे z था ना, हाँ यहाँ पे z था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस z, क्योंकि ये माइनस z है और माइनस पहले से प्लस z हो गया। ठीक है ना, और अगली भी टर्म जीरो आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड। यही हमें उसने प्रूफ करने के लिए कहा था, तो बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। ऑपरेशन आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं जो ऑपरेशन मैंने यूज़ किए हैं वही ऑपरेशन आप यूज़ करें। ठीक है ना, आप इससे भी आसान कर सकते हैं और तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं सिद्ध कीजिए 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू ये sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हम इसको करते हैं, फोर्थ का आंसर देखते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही है ना, साइन 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यही है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड हमने उठाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब,
यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ x की वैल्यू साइन थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा अंदर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, साइन इनवर्स, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 3 थीटा का, अगर आपके याद हो तो, है ना। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू वापस से मुझे एक्स में ले जानी है, तो देखिए जो आपने यहाँ पे माना था ये थीटा एक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, तो थीटा ही छोड़ेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इधर आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी धनात्मक अचर a के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए जहां y बराबर ये है और x बराबर ये है। ये भी आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं यहां पर आपको करके इसको दिखाता हूं। ठीक है ना, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, आपके पास y की वैल्यू है a होल पावर t प्लस 1 अपॉन टी, और x की भी वैल्यू भी आएगी। चलो अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जहां y बराबर एक अलग वेरिएबल में उसने एक टर्म दे रखी हो और x बराबर एक अलग टर्म दे रखी हो, है ना, और वहां से dy बाई डी एक्स पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है क्वेश्चन, जैसे अब ये करेंगे हम। ठीक है ना, सबसे पहले जिस भी अलग वेरिएबल में उसने दिया है उसके सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dw/r2 t में दे रखा है तो t में कर दो, a तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, ए की पावर टी का, जैसे ए की पावर एक्स का होता है एक्स की रिस्पेक्ट में ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई, तो ऐसे हम इसको करेंगे ए की पावर टी और मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस ई ए इंटू, लेकिन जो x था उसका दोबारा करना पड़ेगा, तो a की पावर में जो t है ये पूरा t की टर्म है, इसका दोबारा भी तो करना पड़ेगा ना, श्रृंखला नियम से, है ना, चेन रूल। तो t का हो जाएगा आपके पास 1 और 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना लो। अब दूसरी बात उसने दी है और करके, उसने दिया है x बराबर t प्लस 1 अपॉन टी होल पावर a, है ना, ये दिया है। अब देखिए इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dw/r2 t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो x का हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये पूरा x की टर्म मान के चलो, मान लो अगर आप चलो आप t की टर्म में करें ना, तो इसको t मान करके चलो, तो t की पावर ये पूरा a है, तो t की पावर n समझो इसको, ऐसा फॉर्मूला जैसे x की पावर n का होता है ना, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है, x की पावर में n माइनस 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा a आगे और t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1, लेकिन इस t का दोबारा फिर करना पड़ेगा श्रृंखला नियम से, तो t का 1 हो जाएगा और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपको चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करना होगा, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, dx बाई डी टी, देखिए ये हो गया dx बाई डी टी इक्वल्स टू dy बाई डी टी की वैल्यू हमने ये निकाली है, फाइंड की है, इसको ऊपर लिखेंगे a होल पावर t प्लस 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस ई ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और अपॉन dx अपॉन डी टी की वैल्यू है आपके पास ये पूरी a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी होल पावर a माइनस 1, और इंटू में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो दोनों में सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा बस वो आंसर है। ठीक है ना भाई, जो बचा वो आंसर है बस, अब बाकी क्या ही सोल्व करें इसको, तो a की पावर में ये आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी और मल्टीप्लाई में लिख दो लॉग बेस ई ए अपॉन, ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से भरा जाता है, यानी एक गोलाकार गुब्बारा है वो, और उसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इससे पता चला सकते हैं आप ये है क्या। पहली बात ये पर सेकंड में दे रहा है, इसका मतलब ये दर है, दर दे रखी है इसने, यानी रेट ऑफ चेंज दे रखा है ना। अब किस में चेंज है, ये सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम में चेंज है, वॉल्यूम मीन्स आयतन में, आयतन में ये परिवर्तन दे रहा है ना, परिवर्तन की दर आयतन में दी है इसने, तो ये आयतन यानी डीवी अपॉन डी टी दे दिया उसने 900 की दर से भरा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये भरा जाता है यानी बढ़ रहा होगा, है ना।
तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, मैं लिखता चलता हूँ। अगर हम ये लिख देंगे, माना गुब्बारे का आयतन जो है वो v है, त्रिज्या r है, उसके बाद dv अपॉन dt इसने दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करो। गुब्बारे की त्रिज्या अगर हमने r मानी है तो वो पूछ रहा है कि dr अपॉन dt बताओ त्रिज्या की परिवर्तन की दर, जब r बराबर क्या हो, r बराबर 15 सेंटीमीटर है, जो जब r बराबर 15 सेंटीमीटर है तब पूछ रहा है वो। ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। गुब्बारा गोलाकार होता है, गोले का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं। गोले का आयतन या गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। अब इसका t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि आपके पास dv अपॉन dt भी है और dr अपॉन dt आपको फाइंड करना है। तो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, r क्यूब का हो जाएगा 3r², लेकिन r का t के रिस्पेक्ट में dr अपॉन dt भी आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, dv अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, कितनी आ जाएगी 900 इक्वल्स टू 4 पाई r² की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू आ जाएगा dr अपॉन dt। dr अपॉन dt फाइंड करना है, इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सब अपॉन में ले जाओ। तो 900 के अपॉन में आ गया 4 गुना पाई गुना 15 गुना 15, आसान है, और इक्वल्स टू आ जाएगा dr अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए 15 छिके 90 यानी 60 आ गया, और फिर 15 पंजे 60, सॉरी 15 चौके 60 सॉरी 15 चौके 60 आ गया, और फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 1 अपॉन पाई, तो ये बचा 1 अपॉन पाई इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डी आर अपॉन डी टी, यानी आपकी जो त्रिज्या है वो 1 अपॉन पाई। अब क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या की यूनिट क्या होती है, जैसे कि उसने सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर होगी त्रिज्या की यूनिट, अपॉन क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है यानी परिवर्तन की दर है, इसलिए अपॉन में सेकंड भी आएगा क्योंकि उसने सेकंड में दिया था। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है, अगर ये नेगेटिव आती तो ये घट रही होती। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। देखिए 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे फलन fx के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान और ह्रासमान हो। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है ना। आसान क्वेश्चन है और कुछ है भी नहीं इसमें, तो चलिए इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको। आपके पास फंक्शन दिया गया फलन है, तो आप सबसे पहले दिया गया फलन लिख देंगे, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, अब वर्धमान ह्रासमान के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसी की रिस्पेक्ट में x की, dwr2x, ये हो जाएगा आपका f डैश x। f डैश x क्या हो जाएगा, 4 तिया 12x² माइनस 6 दूनी 12x और माइनस x का हो जाएगा 172 आ जाएगा और 30 का 0 हो जाएगा। f डैश x आपका अगर आप फैक्टराइज फॉर्म में लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, तो फैक्टराइज फॉर्म में ही मैं लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ से 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 12 छिके 72 है ना, ये हो जाएगा। तो अब इसको और अगर मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा 12, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 और x प्लस 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्धमान और ह्रासमान के लिए। दूसरा स्टेप इसका ये कहता है वर्धमान और ह्रासमान के लिए, वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, f डैश x को हमेशा आपको 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जब इसको हम 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो जितनी भी निकलेगी, है ना। x की 2 वैल्यू निकली, x की वैल्यू 3 आई और माइनस 2 आई। अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, नंबर लाइन बनाई और इस नंबर लाइन को इन पॉइंट की हेल्प से टुकड़ों में डिवाइड कर लो। ये पूरी नंबर लाइन है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। अब इसके बीच में -2 यहाँ पे बैठेगा कहीं, हमने यहाँ पे -2 रख दिया, 3 कहीं यहाँ पे बैठेगा, हमने 3 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप कैसे सॉल्व करेंगे, वर्धमान ह्रासमान कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आपकी फॉर्म फैक्टर की ऐसी होनी चाहिए, x माइनस ए या x प्लस ए, x माइनस बी, x प्लस बी, इसी फॉर्म के फैक्टर होने चाहिए आपके पास। ठीक है, दूसरी बात, जब इस फॉर्म के फैक्टर आपको मिल जाएं, सबसे राइट वाले जो आपके पास 3 अंतराल बन गए, एक तो ये 3 से इन्फिनिटी, एक -2 से 3 और एक माइनस इन्फिनिटी से -2, ये 3 अंतराल आपके पास बन गए हैं। ठीक है, अब इन 3 अंतराल में ये जो सबसे पहला अंतराल है इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये f डैश x यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, बाहर अगर निगेटिव साइन नहीं है और ये इसी फॉर्म के हैं, x माइनस ए या x प्लस ए फॉर्म के हैं ये वाले फैक्टर, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर इस पॉजिटिव के बाद जहां से मुझे ये 3 मिला है उस फैक्टर के पास जाना है,
तो ये 3 मुझे किस फैक्टर से मिला है, ये इस वाले फैक्टर से मिला है ना, इस वाले फैक्टर से तो मिला है। तो इस 3 वाले की इस फैक्टर की पावर देखो यहाँ पे क्या है। अगर इस वाले फैक्टर की पावर यहाँ पे कोई सम संख्या है, सम संख्या है तो ये कोई चेंज नहीं होने का, प्लस का प्लस ही यहाँ आ जाएगा। और अगर यहाँ पे विषम संख्या है इसकी पावर, जैसे यहाँ पे 1 है फिलहाल, तो ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस -2 के पास चलो, ये -2 कहाँ से मिला, ये -2 यहाँ से मिला। इसकी पावर क्या है, वो भी 1 है, यानी विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो ये साइन हमेशा चेंज होगा, तो ये फिर से प्लस आ जाएगा। प्लस का मतलब वर्धमान है और माइनस का मतलब ह्रासमान है। और अगर आप इससे, जैसे मैंने बताया, इससे नहीं पता लगाना चाहते, आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बारी बारी वैल्यू उठाकर देख लीजिए। 3 से बड़ी वैल्यू उठा लीजिए, 4, 5, 6 कोई भी, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के देखिए। यहाँ पे रखने के बाद जो भी साइन इस पूरे का आएगा, पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, वो आपको यहाँ रखना है। फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू उठाइए, -2 और 3 के बीच की वैल्यू, मान लो 1 उठा लिया आपने या 0 उठा ली, वो यहाँ रखो। इसका साइन देखो, फिर प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो यहाँ रख दो, प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अब आपको एक टेबल बनानी है, और वो टेबल कुछ इस तरीके की बनेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे अंतराल, ठीक है। अंतराल के बाद आप यहाँ पे लिखोगे f' का चिन्ह, f' का चिन्ह। फिर आप यहाँ पे लिखोगे fx की प्रकृति, fx की प्रकृति। ये आपको टेबल बनानी है, ठीक है ना, अच्छी सी करके। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 अंतराल हैं। पहला अंतराल -∞ से -2, दूसरा अंतराल है -2 से 3, तीसरा अंतराल है 3 से इन्फिनिटी। -∞ से 2 में f' का साइन क्या है, धनात्मक। आप प्लस लिख दो चाहे धनात्मक लिख दो। इसमें क्या है, -2 से 3 में ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है। और 3 से इन्फिनिटी में फिर से धनात्मक है, तो ये धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक है तो fx की प्रकृति क्या होगी, वर्धमान होगी, यानी फलन वर्धमान है, fx वर्धमान होगा। ऋणात्मक है तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। और यहाँ पर धनात्मक है तो फिर से वर्धमान ही होगा। अब उसने पहला ये क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में पूछा था। उसने कहा था वर्धमान बताओ अंतराल क्या है और ह्रासमान बताओ अंतराल क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन अंतराल -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी में वर्धमान है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में तो वर्धमान है, तथा -2 से 3 में ह्रासमान है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको पेपर में करना है, साफ साफ, ठीक है ना। आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन sin इनवर्स 2x/1 + x² dx, और जहां पे आपको ये लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका ये, समाकलन sin इनवर्स 2x/1 + x² dx, ये है ना, और हमें ये लाना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट देखता हूं तो मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह tan थीटा रख दूं तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बन जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसे ही करें। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू tan थीटा। तो x की वैल्यू जब tan थीटा पुट करेंगे तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा मल्टीप्लाई बाई dx की जगह रख देंगे sec² थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से हो जाएगा आपका ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का, और मल्टीप्लाई में है sec² थीटा d थीटा। साइन से साइन हटेगा तो ये क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 2 थीटा sec² थीटा d थीटा, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर दे देंगे, और इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या लगाएंगे, खंडन समाकलन लगाएंगे, यानी इसको हम बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है ना। 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन sec² थीटा का होता है tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन। पहले का डिफरेंशिएशन थीटा का हो जाएगा 1, दूसरे का इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा tan थीटा, sec² थीटा का tan थीटा हो जाएगा और d थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में आ जाएगा c। ये हो जाएगा 2 × थीटा tan थीटा माइनस 2 × tan थीटा का समाकलन। tan थीटा का समाकलन क्या होता है,
इसमें हम लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं या माइनस के लॉग कोस एक्स लिख सकते हैं। तो अब वो हमें देखना है कि उसने दिया क्या हमें है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इसने log 1 + x² दिया है सिर्फ, है ना। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा ये। हम रख देते हैं इसमें ना, माइनस में है टर्म, माइनस में है तो हम इसको log sec x रख देते हैं, log sec x यानी log sec थीटा, और इसमें आ जाएगा प्लस सी, log sec थीटा प्लस सी। लेकिन अभी तो ये पूरा नहीं हुआ। अब देखिए थीटा की जगह क्या होगा, tan थीटा की जगह तो मैं x रख सकता हूँ, इसकी जगह तो मैं x रख दूंगा, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू तो tan इनवर्स x आएगी, है ना। तो tan इनवर्स x यहाँ रख दूंगा, तो ये तो आ जाएगा 2x tan इनवर्स x। लेकिन इस sec थीटा को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो sec थीटा को भी चेंज करेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ से उठाओ, देखो tan थीटा की वैल्यू x है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, है ना, tan थीटा यानी ये थीटा ले लूं यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल्स टू x है, x बटे 1 लिख सकता हूँ, लंब बटे आधार, है ना। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब मेरे पास ये और आधार ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस क्या होगा, x² + 1, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं sec थीटा निकालना है मुझे, तो मैं sec थीटा निकाल दूंगा। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √x² + 1/1। तो बस आपके पास √x² + 1 आ जाएगा। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो 2 tan थीटा की जगह तो आ गया tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह आ गया आपके पास x, है ना, x आ गया। यहाँ से देखो सब ये लिखी हुई सारी वैल्यूज, -2 log। अब ये sec थीटा की जगह मैं रख दूंगा ये √x² + 1। मोड हटाने का मतलब ये है क्योंकि अंडर रूट से वैल्यू पॉजिटिव ही निकलती है बाहर, तो यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, ये √x² + 1 लिख दूंगा, x² + 1 और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। लेकिन अब उसमें जो प्रूफ करवा रहा है वो, उसमें ये भी है कि उस पर ये रूट नहीं है। अब ये रूट तो हम आगे ले आएंगे, ये 2 से कट जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x। थोड़ा सा और देख लीजिए, -2, ये log x² + 1 की पावर 1/2 है, तो log m की पावर n आगे आ जाता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x² + 1, ठीक है, और प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा बस वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। समझ गए आप अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन, x = 0 एवं x = 2π के मध्य वक्र y = cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी हम ज्ञात कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी। हाँ, ये 9वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें y = cos x का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं चलो आपको ग्राफ बना करके दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जा करके फिर ये ऐसे जाता है, ठीक है ना। अब देखिए cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और ये π/2 होता है, फिर ये पाई होता है, कहाँ तक होगा, π/2, फिर ये पाई, हाँ सही है, फिर ये 3π/2 और फिर ये 2π, हाँ ये यहाँ तक ही रहेगा ना, यहाँ तक 0 से 2π यहाँ तक की लाइन है ये। तो x = 2π की लाइन है, x = 2π, और ये आपकी x = 0 की लाइन है जो उसने कही है, x = 0, है ना। तो इनके बीच में जो ये मध्य वक्र है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो इससे घिरा क्षेत्र कौन सा है, सिर्फ ये वाला है, एक तो ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो इसका हमें दिखाना है कैसे होगा ये। तो देखिए आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन जो फंक्शन है y = cos x, है ना, ये फंक्शन है। अब हम यहाँ कहेंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे हम कहेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल्स टू, देखिए 3 पार्ट में है मेरे पास। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ से चलूंगा 0 से π/2 पर, तो सबसे पहले तो मैं 0 से π/2 पर चलूंगा, 0 से π/2 फंक्शन वही y dx, फिर प्लस दूसरा पार्ट π/2 से लेकर के 3π/2 चलूंगा, लेकिन ये नीचे की साइड है ना, निगेटिव पोर्शन में, और क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से मैं इसको मोड में लेकर के चलूंगा। ये हो जाएगा मेरा π/2 से लेकर के 3π/2 तक, फंक्शन मेरा वही रहेगा y dx मोड 1, प्लस तीसरा मेरा होगा 3π/2 से 2π, तो ये हो जाएगा 3π/2 से 2π, है ना, 3π/2 से 2π, और फंक्शन वही रहेगा y dx, ठीक है। बस अब देखिए 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ पे सेम y की जगह cos x रख देंगे, क्योंकि एक ही ग्राफ है, ये ग्राफ cos x का ही है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो हर जगह y की जगह हम cos x रख देंगे बस।
ये मोड में रहेगा π/2 से लेकर 3π/2 और ये हो जाएगा आपका cos x dx मोड 1 प्लस ये हो जाएगा 3π/2 से 2π और cos x dx। ठीक है, अब आगे चलते हैं। cos x का होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी पॉजिटिव साइन एक्स, और इसकी जो लिमिट दे दी 0 से π/2 प्लस मोड लगाया। cos x का फिर से साइन एक्स आया और इसकी जो लिमिट हुई वो हुई π/2 से लेकर 3π/2। ठीक है, प्लस नेक्स्ट cos x का फिर से साइन एक्स इंटीग्रेशन आया और इसकी लिमिट आई 3π/2 से लेकर 2π। ठीक है ना, ये आपकी सारी आ गई। अब देखिए आगे अपर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, पहला तो ये आ गया, प्लस मोड लगाया। अब हमने ये बचा साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, इसमें हमने मोड लगा दिया, प्लस लास्ट वाली ये बचा साइन 2π माइनस साइन 3π/2। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए साइन π/2 कितना हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका ये, प्लस फिर साइन 3π/2 की वैल्यू -1 है ना, -1 और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये माइनस ये भी 1 होगी। अच्छा यहाँ पे इसमें मोड है, ठीक है, मोड आ गया, प्लस साइन 2π की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये मोड नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट है, साइन 2π की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस साइन 3π/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से आगे आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 1 और फिर प्लस -1 -2 का मोड आ जाएगा +2 और माइनस माइनस +1, तो ये हो गया +1, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्या है आपका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ये आपका वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन y बराबर साइन x के लिए भी आता है, y बराबर साइन x का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर के पाई पे 0 होगा, फिर पाई से जाकर के 2π पे 0 होगा। ठीक है ना, वो ऐसा होता है, होगा सेम इसी तरीके से ही वो भी, और उसका भी आंसर 4 ही आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे भी कर लीजिएगा, आपकी बुक में है वो भी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां, ये कहता है यदि y बराबर e की पावर a कोस इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए ये, है ना, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो चलिए ये प्रूफ करते हैं भाई। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं आगे इसको, है ना, 10th क्वेश्चन, y बराबर e रेज टू द पावर a कोस इनवर्स x, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन करो dy/dx x की रिस्पेक्ट में, e की पावर x का e की पावर x जू का तू, लेकिन जो x है वो एक्चुअली में तो x नहीं है, वो क्या है, a कोस इनवर्स x, तो a कोस इनवर्स x का दोबारा करना पड़ेगा। a कांस्टेंट है बाहर, कोस इनवर्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी यहाँ अपॉन में आए उसको इधर भेज दो, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास -a इंटू a e की पावर a कोस इनवर्स x। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे dy/dx भी रहेगा, है ना, ये भी रहेगा। अब दोबारा से फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार और, क्योंकि वहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव प्रूफ करना है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन मेरे पास ये रहा और एक फंक्शन है dy/dx। ठीक है, तो पहला फंक्शन एज इट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का करूंगा तो d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज यानी dy/dx एज इट इज, पहले का करूंगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, रूट एक्स का होता है 1/2√x यानी 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर जो होगा उसका दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, माइनस में ये वाला, इधर का तो हो गया। अब इधर का देखते हैं, ये माइनस में a एज इट इज, e की पावर a कोस इनवर्स x का e की पावर a कोस इनवर्स x एज इट इज इनटू, अब a कोस इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो a मल्टीप्लाई में आएगा और माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, इस 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और a स्क्वायर हो गया और e की पावर में a कोस इनवर्स x हो गया और अपॉन में आ गया आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर मैं पूरी इक्वेशन को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर टर्म में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इस टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये ऑलरेडी √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा इसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर एज इट इज। इस टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x dy/dx। ठीक है, इक्वल्स टू
ए स्क्वायर, ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स की जगह मैं वाई रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं वाई रख देता हूँ। और जब मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस टर्म में करूँगा तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, बस ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ, है ना। देखिए 11वां क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने एक उद्देश्य फलन दिया है z बराबर 50x प्लस 70y। दूसरा उसने कुछ व्यवरोध दिए हैं, वो क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको कंस्टेंट्स कहते हैं ना इंग्लिश में। तो इनको हम सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखेंगे। ये असमीकाएं हैं, इनको हम समीकरण रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर आप पेपर में पहले एक बार इनको असमीकाओं को भी लिख देना और उनको इक्वेशन बना देना, उसके बाद फिर इनको इक्वेशन में के रूप में लिखेंगे। समीकरण रूप में लिखने पर ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, दूसरा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, और तीसरा तो x बराबर 0 y बराबर 0 है ही। ठीक है ना, इनको चाहे लिख लो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं है। x बराबर 0 y बराबर 0, चलो इनको भी लिख देते हैं। ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। ठीक है, अब इनको हमें ड्रॉ करना है। तो बारी बारी हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 उठाते हैं ना, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 आपकी क्या कहती है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसकी एक टेबल बनाओ आप जरा, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 8 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखता हूँ x की वैल्यू 4 मिलेगी। अगर तीसरी वैल्यू भी आपको कोई रखनी है आप रख लीजिए, अदरवाइज मेरा सजेशन ये है आप कोई वैल्यू नहीं रखिएगा। ठीक है ना, 2 वैल्यू से काम चल जाएगा आपका, 0 8 और 4 0। ये टेबल बस बेकार ही हो गई, मैंने 2 की बनानी थी इसको। ठीक है, दूसरा अब समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अच्छा, इसके लिए भी आपको सेम टेबल बनानी है, यही एक्स वाई की। एक बार x को 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इसके अपॉन में जाएगा तो 5 आएगा, 2 पंजे 10। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 ही मिल जाएगी सीधी, है ना। तो यहाँ से ये पॉइंट मिला 0,8, 0,8 इसको नाम दे दो a। एक पॉइंट मिला b 4,0, 4,0 ये वाला। एक पॉइंट मिला c 0,5, एक मिला d 10,0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक दोनों एक्सिस बनानी है, आर्गन प्लेन बनाना है, सॉरी आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, है ना, ये वाई एक्सिस है हमारी। ये जो दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये चारों पॉइंट आपको इसमें ढूंढने हैं कहाँ पे होंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 10 भी है इसमें, यहाँ पे x की वैल्यू पे, तो 10 भी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये x हो जाएगा। और y की वैल्यू हाईएस्ट 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने तो छोटे छोटे लिए हैं, आप पेपर में इसको बड़े बड़े ले सकते हैं, 1 1 सेंटीमीटर के आप ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये a और b को हमें मिलाना है, तो पहले 0,8 देखेंगे कहाँ होगा, 0,8 ये रहा यहाँ पर a पॉइंट 0,8, 4,0 ये रहा यहाँ पर 4,0, b पॉइंट 4,0। अब इनको उठा करके दोनों को मिला दो। ठीक है ना, यहाँ से इसको मिला दिया तो ये पहली लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी पर, 0 5 और 10 0, 10 0 तो मेरे पास ये रहा यहाँ पे, है ना, 10,0, इनको गिन लो यहाँ पे, ये 10 ही बैठेगा। और 0,5 1 2 3 4 5, तो 0,5 ये रहा मेरे पास, 0,5, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमेशा x0 मिलता है और x एक्सिस पे हमेशा y0 मिलता है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को मिलाना है मुझे, तो इन दोनों को मिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है ना, ये लाइन 2, मैं इसको सिर्फ पहचान के लिए लिख रहा हूँ, ये समीकरण 1 वाली लाइन है, ये समीकरण 2 वाली लाइन है। ठीक है ना, अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र बन गए, एक तो ये वाला क्षेत्र बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। इनमें से कौन सा क्षेत्र मेरा इसका एक सुसंगत क्षेत्र होगा, यानी एक हल होगा, कौन सा सही हल होगा वो मुझे बताना है। क्योंकि उसने ये भी कहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव तो हमारी दोनों वैल्यू यहीं पर बैठेंगी पहले ही क्वाड्रेंट में, है ना,
पहले चतुर्थांश में, तो ना तो हमें इस लाइन से इधर जाना है और ना इस लाइन से नीचे आना है, हमें पहले ही चतुर्थांश में रहना है, पॉजिटिव वाले में। दूसरी बात, अब जो असमीकाएं उसने दी हैं वो असमीकाएं, उन असमीकाओं में आप मूल बिंदु रख के देखो, 0 0 रख के देखो। मानो आपने पहले में, हमारे पास पहली जो इक्वेशन है वो है हमारी 2x + y > 8, है ना। अगर मैं इसमें 0 0 रखता हूं तो 0 > 8 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू भी 0 रख दो, y की वैल्यू भी 0 रख दो, तो यहां से क्या आया, 0 आया, 0 > 8 आ गया। तो ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है, 0 8 से तो छोटा होता है, लेकिन ये बड़ा बता रहा है। तो अब मैंने पॉइंट उठाया था यहां से 0,0 यहां से, और कौन सी लाइन में रखा था, इस वाली लाइन में, पहले वाली लाइन में। तो इस लाइन से, जिस साइड से मैंने वो पॉइंट उठाया, अगर बात ये गलत आई तो उस साइड ही शेड नहीं करनी, दूसरी साइड शेड करनी है। तो जो ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड शेड नहीं करेंगे, इस लाइन के इस साइड शेड करेंगे। तो यानी इतना तो मुझे पता चला कि मुझे इधर की साइड शेड करनी है, इस लाइन से बाहर की साइड, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे देखते हैं ऐसे ही। दूसरी जो असमीका उसने दी है वो दी है x + 2y > 10, x + 2y > 10। इसमें अगर मैं 0 0 रखता हूं तो ये 0 + 0 0 बनेगा, 0 > 10, यानी ये भी गलत बात है, असत्य है ना, क्योंकि 0 तो 10 से छोटा होता है, जबकि ये बड़ा बता रहा है। तो इसका मतलब है इस लाइन के इस साइड ये 0 0 बैठा था, जो मैंने पॉइंट यहां पे रख के देखा, और ये बात आई गलत, 0 0 रख करके गलत आई बात, तो इसका मतलब इसी साइड नहीं करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। अगर गलत आती है तो दूसरी साइड करेंगे। बाई चांस ये सही आ जाता तो मैं क्या करता, इसी पॉइंट के साइड, इसी तरफ करता, इस पॉइंट की तरफ ही शेड करता। तो फिलहाल तो मुझे इसके इधर करना है और इस वाली लाइन के भी इधर करना है, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे बाहर की साइड शेड करनी पड़ेगी, यहाँ की साइड शेड करनी पड़ेगी। तो मेरा कौन सा रीजन बैठेगा यहाँ पर शेड करने वाला, ये वाला रीजन, बाहर वाला रीजन, बाहर वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये सुसंगत क्षेत्र है इसका, ठीक है ना, रहेगा पहली चतुर्थांश में, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु एक ये है, एक ये है और एक ये, तीन ही कोने बिंदु मिले, बाकी तो मिले ही नहीं परिबद्ध क्षेत्र, क्योंकि ये है नहीं, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम मान हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये न्यूनतम मान कह रहा है इसका, है ना। न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। इसका क्योंकि अधिकतम मान तो मिलने का नहीं, क्योंकि ये है खुला हुआ पोर्शन, है ना, ये परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध मतलब बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड है। तो इसका मैक्सिमम जो उच्चतम मान है वो तो नहीं मिलेगा, न्यूनतम मान हम बता सकते हैं, है ना। तो इन 3 पॉइंट पे हम देख लेंगे किस पे न्यूनतम मान मिलेगा। पहली बात, ये वाला पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं। जो ये इक्वेशन है ना, एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी, इन दोनों की समीकरणों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास पहले वाले की समीकरण है 2x + y = 8, दूसरे की है x + 2y = 10। तो अगर मैं y को सेम करना चाहूँ तो मुझे इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी और फिर मैं इसको घटा दूंगा, ठीक है। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x हो गया, 4 में से x गया, 3x बचा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 में से 10 गए, 6 बचे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 2। अब ये x की वैल्यू 2 किसी में ही पुट कर दो, चाहे तो इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, पहले वाली में अगर मैं करता हूँ या इसी में करता हूँ, 2 आ गया, 2 उधर गया, तो ये बचा 2y = 10 में से 2 गए 8, और y की वैल्यू कितनी बची 4। तो ये पॉइंट जो मुझे मिला है, ये पॉइंट मिला है 2,4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ठीक है ना। ये पॉइंट 10 0 है, ये पॉइंट 4 0 है। तो इन ही पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है ऐसी, और इसमें यहाँ पे लिखना है मुझे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मेरे पास 3 मिले मुझे, एक तो मिला मुझे ये 4, कौन सा है ये 8,0, पहला तो है ये, सॉरी 0,8, दूसरा मुझे मिला 2,4 और तीसरा मुझे मिला ये 10,0। जहां शेड हो रही है बस उसके कोने वाले बिंदु देखने हमें, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये मुझे 3 बिंदु मिले। अब इन बिंदुओं पर मुझे z का मान देखना है। z है मेरे पास क्या है, 50x + 70y, ये है। अब ये मान मुझे देखना है, ठीक है ना। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू ये यहाँ पे रख दो और आंसर निकाल लो बस। तो ये क्या होगा, देखो x की वैल्यू 0 यहाँ रखूंगा 0, y की वैल्यू 8 यहाँ रखूंगा तो 8 × 56, ये हो जाएगा 560। आगे चलते हैं, 2 वैल्यू यहाँ रखूंगा तो 50 दूनी 100 हो गया, और 7 चौक 28, 280 हो गया, तो ये 380 हो गया। और इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं 10 रखूंगा तो ये 500 हो जाएगा। तो न्यूनतम कौन सा हुआ, न्यूनतम तो ये हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए इसका z का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, अतः z का न्यूनतम मान बिंदु 2,4 पर 380 होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ही समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन है ना, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 12वां क्वेश्चन।
कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो सदिशों ए और बी के लिए सदैव ए डॉट बी का परिमाण जो है वो लेस देन इक्वल टू ए का परिमाण और बी का परिमाण होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको करा देता हूँ। 12वां क्वेश्चन, हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूव ए डॉट बी का जो परिमाण है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए का परिमाण और बी के परिमाण के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं, उसने कहा है कि सदैव सत्य है ये बात, ये प्रूफ करो। तो हमारे पास यहां पे दो केस बनते हैं, ये कब कब सही होगा। केस फर्स्ट तो ये कह लो, केस फर्स्ट कि या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। यदि ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या दोनों ही जीरो हो जाए, है ना, तब ये बात बिल्कुल सही होगी। तब आप देखो ए जीरो रखोगे तो ये सारा जीरो, और इधर ए जीरो होगा तो ए का परिमाण भी जीरो होगा, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये भी जीरो हो जाएगा, और जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, बराबर भी तो है ना यहाँ पे। तो तब ए डॉट बी का परिमाण लेस देन इक्वल टू ए का परिमाण और बी का परिमाण, स्पष्ट है, तब तो क्लियर है बिल्कुल, है ना, तब तो ये क्लियर है। दूसरा केस ये कहता है अगर ये जीरो ना हुए तो, है ना, तो वो लेके चलना पड़ेगा। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू बी, यानी ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, तब क्या होगा, तब हम ए डॉट बी का परिमाण लेकर के चलते हैं। क्या होता है, ए डॉट बी का परिमाण होता है ए का परिमाण बी का परिमाण मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, यही होता है ना। आगे देखिए, अगर मैं दोनों तरफ का मोड ले लूं, यानी सॉरी परिमाण ले लूं, तो ये क्या मिलेगा, परिमाण ले लो मोड ले लो एक ही बात है। तो इस भी पूरी वैल्यू का परिमाण हो जाएगा। अब ये तो पहले से ही एक परिमाण है, पॉजिटिव ही आना है क्योंकि ये भी पहले से मोड है, तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, इसका मोड लेकर के कुछ फायदा नहीं, इसका मोड लेकर के कुछ फायदा नहीं, तो कोस थीटा का मोड आ जाएगा बस, है ना। तो ए का परिमाण बी का परिमाण और मल्टीप्लाई में कोस थीटा का परिमाण, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इसके डिवाइड में ले जाता हूँ, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण, और इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे मोड कोस थीटा, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो मोड कोस थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी होगी, 1 से बड़ी तो नहीं जा सकती। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लेस देन टू 1 है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस थीटा जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा ही रहता है ना, तो उसका मोड भी 1 से छोटा ही रहेगा। तो अब मैं इसको ना लेकर के बस डायरेक्ट ये ले लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो ए डॉट बी का परिमाण जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए का परिमाण और बी का परिमाण आ जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगी बात। तो ये बात हमेशा सत्य होगी, ठीक है ना, चाहे ए जीरो हो या बी जीरो हो या ये दोनों जीरो हो या इनमें से कोई भी जीरो ना हो, ये बात हमेशा सत्य रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक विषम संख्या होगी। अब ये कह रहा है कि एक पासे को आपने 3 बार फेंका, है ना, और 3 बार फेंकने पर आपको इस चीज की प्रायिकता निकालनी है कि प्राप्त अंकों में से एक विषम संख्या हो। प्राप्त अंकों में से एक विषम संख्या का मतलब है कि कम से कम एक संख्या हो, एक संख्या विषम होनी चाहिए। देखो कम से कम एक विषम हो, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन एक भी विषम ना हो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो हम इसको दूसरी तरफ से प्रूफ करेंगे, है ना, मतलब आंसर जो निकालेंगे वो सम वाले तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। ये 13 क्वेश्चन है। देखिए एक पासे पर अगर मैं देखता हूं, एक पासे पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता, तीन बटे छः, 3 नंबर होते हैं ना, एक पासे पर 3 सम संख्या होती हैं, 3 विषम होती हैं, टोटल 6 होती हैं, तो 3 बटे 6 यानी 1/2। तो अगर मैं 3 पासे उछालूंगा, तीनों को एक साथ उछालूंगा, है ना, तो 3 पासों पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 3 पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। प्रायिकता का गुणन नियम यही कहता है ना, कि अगर 3 कंडीशन हैं और 3 कंडीशन को आप एक साथ कर रहे हैं, तीनों की प्रायिकता एक साथ निकाल रहे हो, तो तीनों की गुना कर दो, तो 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8। तो 3 पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8। सम संख्या आना मतलब विषम संख्या का ना आना। तो ये जो हमने निकाल दी 1/8, ये क्या है, ये 3 पासों पर यानी तीनों पासों पर विषम संख्या ना आने की प्रायिकता है। हमें क्या निकालनी है कि तीनों पासों पर कम से कम पे एक सम संख्या आए, है ना। उसने ये कहा कि प्राप्त अंकों में से एक पर विषम संख्या कम से कम एक पर विषम संख्या हो। तो कम से कम एक पर विषम संख्या कब होगी,
हमें वो सब केस ले लेने हैं जिनमें एक पर विषम हो, चाहे दो पर भी विषम हो, चाहे तीनों पर भी विषम हो, लेकिन वो केस नहीं लेना जिसमें तीनों पर ही सम हो, है ना, वो केस हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला केस हटा देंगे। ये वाला वो केस है जिसमें तीनों पे सम संख्या आई थी, तीनों पे सम संख्या 1/8 आई थी, है ना। तो अब अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, वो क्या होगी, देखो किसी चीज के होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1 होता है। हमने विषम संख्या ना आने की निकाल दी पहले, अब हम विषम संख्या आने की निकाल रहे हैं। तो आने की निकालने के लिए 1 में से ना आने की घटा दो, 1 - 8, तो क्या बचेगा, 8 में से 1 गया 7/8, 7/8, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इजीली ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं तो फिर आपको सारे केस लेने पड़ेंगे कि एक एक पासे पर विषम संख्या आई हो, दो पर सम संख्या आई हो, या दो पासे पर विषम संख्या आई हो, एक पर सम संख्या आई हो, या तीनों पासों पर विषम संख्या आई हो। वो सारी निकाल करके उनको जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर निकलेगा। इससे बढ़िया है आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाए होंगे, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिएगा तो आपको इनमें से कुछ तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आ रहे हैं और इन्हीं में से आपको पेपर मिलेगा। बस आप इनको अच्छे से कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। चैनल से जुड़े रहिए, आपको पेपर से पहले बहुत बहुत वीडियो आपको ठीक वीडियो मिलेंगी, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।